Who is to be blamed for starting the World War One? Welcome to my channel Amit Talkies. My name is Amit Kumar. एक अलग ही लेवल का वॉर, फर्स्ट टाइम लार्ज स्केल वॉर जो दुनिया विटनेस करती है, जहाँ पे मल्टीपल सफरिंग्स एंड डेथ विटनेस किए जाते हैं। और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इट वाज द डिवास्टेशन ऑफ अप्रॉक्स 1.7 करोड़ इंडिविजुअल्स। इसमें जो मेजर कंट्रीज इंक्लूड्स थी, डेट वाज द पार्ट ऑफ द ब्रिटेन कॉलोनी। इसमें फ्रांस थे, स्पेन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान। और इस वॉर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज द वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स और द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर। और ये भी बताया गया उस टाइम पे कि आने वाले करीब 50 से 60 सालों में इस तरीके की लार्ज स्केल वॉर देखने को नहीं मिलेगी। बट आफ्टर द 20 ईयर्स इन 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। सो आओ आज हम डिस्कस करते हैं। टुडे वी आर डिस्कस हाउ द वर्ल्ड वॉर वन वाज एक्चुअली स्टार्टेड। वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत कैसे हुई? Whom was blamed for the World War One? Let's start. Backdrops to the World War One. 19वीं शताब्दी के एंड में मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न नेशंस जो थी वो कहीं ना कहीं एक सिविलाइजेशंस की रेस में थी। बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस हुए, डेवलपमेंट्स हुए, लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मिलिट्री एडवांसमेंट, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग, फैशन, सीडीसी। सो विद इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एंड द मिलिट्री इन्वेंशंस, बहुत सारी कंट्री जो थी ये आपस में एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करी टू सेफ, अपने आप को आपस में सेफ करने के लिए। और इसी कारण बहुत सारे अलाइंसेस भी बने, जो कि हम आगे जाके समझेंगे कि किस तरीके से ये अलाइंसेस बहुत सारे मेजर पावर्स को दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं वर्ल्ड वॉर वन के। सो केस वन, अगर हम डिस्कस करें टेरिटरी के बारे में, तो फ्रांस जो थी उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी लॉरेन, जो कि एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी के अंडर जर्मनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था 50 साल पहले एक वॉर में। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी जो थी वो अपनी टेरिटरी की एक्सपेंशंस में लगी थी, पॉजेस मोर टेरिटरी। और ठीक उसी समय ग्रेट ब्रिटेन वो अपनी मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेवल शिप में बिजी था। केस टू, इन बाल्कन कंट्रीज लाइक बल्गेरिया 1908 में, रोमानिया 1881 में, अल्बानिया 1921 में अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस जो रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज थी, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने स्टार्ट हो गई। सो इन नटशेल अगर बात की जाए तो इंटायर यूरोप की जो सिचुएशंस थी दैट वाज अनस्टेबल। जो नेशंस थे, बहुत सारे नेशंस थे, आपस में अलायंस बनाना स्टार्ट कर दिया एट द बैक स्टेज। और इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये कहीं ना कहीं एक वॉर लाइक सिचुएशंस को डेवलप कर रही है यूरोप में। और ग्रेजुअली वर्ल्ड्स की जो मेजर पावर थी ये डिवाइड हो गई टू ग्रुप्स में, अलाइड पावर एंड द सेंट्रल पावर। अलाइड पावर्स के जो मेंबर थे इट वाज रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसने 1917 में ज्वाइन की। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल पावर, जहाँ पे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी एंड द मॉडर्न डे टर्की, जो उस टाइम ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाती थी। सो व्हाट वाज द कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन? क्या कारण रही है वर्ल्ड वॉर वन के? वैसे तो चार मेजर कारण हैं। पहला जो मिलिट्रिज्म है, लाइक मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस ये आर्म्स रेस में लगी थी, मशीन गन्स में, टैंक्स इम्प्लीमेंटेशंस में और मॉडर्न नेशनल फोर्सेस। और ये कहीं ना कहीं एक मिलिटराइजेशन ऑफ वर्ल्ड्स की तरफ दुनिया को ले जा रहे थे। और इसको सपोर्ट कर रहे थे यूएस, जर्मनी के जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे, जहाँ पे ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शंस होती थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण है अलायंस सिस्टम। ये एक सेकंड मेजर रीज़न है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो मेनी कंट्रीज़ थी, बहुत सारी कंट्रीज थी, वो आपस में एक अलायंस बिल्ड कर रही थी, जिसमें 1882 का जो ट्रिपल अलायंस था, जिसके मेंबर्स कंट्री थे जर्मनी, इटली एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। और वहीं दूसरी तरफ 1904 में एक इंटेंट कॉर्डियल नाम की एक अलायंस बनाई गई, जिसके मेंबर्स कंट्री हुआ करते थे फ्रांस एंड द ग्रेट ब्रिटेन। और यही इंटेंट कॉर्डियल 1917 में जाके ट्रिपल इंटेंट कॉर्डियल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें रशिया एक मेंबर बन जाता है। अब इसके मेंबर हो गए फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन एंड रशिया। और चौथा सबसे बड़ा कारण जो था ये था इम्पेरियलिज्म, मीन्स टू एक्सपैंड द ओन रूल एरिया अंडर कोलोनियलिज्म। जितने भी बड़े मेजर पावर्स थे लाइक फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए, रशिया, ये अपने आप बिजी थे अपनी कॉलोनीज़ को एक्सटेंड करने में। और इसका सबसे बड़ा जो शिकार बना वो बना अफ्रीका।
इन अफ्रीका द कॉलोनाइजेशन रेस वॉज इन सच ए मैनर दैट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन ये एक टर्म का यूज़ करते हैं लाइक अ स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। लेकिन अफ्रीका ही क्यों? उस टाइम पे बिकॉज अफ्रीका वॉज अ वेरी अनएक्सप्लोर कंट्री, चीप लेबर का सोर्स था। डायमंड माइंस जो थे वो कहीं ना कहीं इंपीरियल नेशंस को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंस कम्स बिकॉज ऑफ मल्टीपल कंट्री इंटरेस्ट इन द अफ्रीका। सो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन था एंड दैट वाज अ वॉर। और एक सबसे बड़ा और कारण था, दैट वाज द नेशनलिज्म। इन 19वीं शताब्दी में नेशनलिज्म की फीलिंग जो है पूरे यूरोप में फ्लरिश हो चुकी थी। मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशन जो थे उस टाइम पे, वो आज़ाद होने से पहले उन्होंने एक नया नाम दिया था लाइक दिस इज़ अ ग्लोरी ऑफ वॉर। जैसे इंडिया में नेशनल मूवमेंट थी उसी टाइम, वहाँ पे थी एक ग्लोरी ऑफ वॉर। और इस ग्लोरिफिकेशन को इस तरीके से ग्लोरीफाई किया जैसे कि ये एक आखिरी वॉर है, इसके बाद कोई वॉर ही नहीं होना है। अनदर रीजंस था लाइक रशिया और ऑटोमन एम्पायर का जो कॉन्फ्लिक्ट था स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज को लेके, जो कि एक इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस था। इट वाज अ गेटवे, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज वाज अ गेटवे टू मेडिटेरेनियन सी वाया द ब्लैक सी। इमीडिएट कॉज, व्हाट आर द इमीडिएट कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन? तो सबसे मेजर इमीडिएट कॉज था दैट वाज द असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर प्रिंस आर्कडुक फ्रैंक और उनकी पत्नी का। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है ये साइज़ में उस टाइम पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंट्री थी आफ्टर द रशिया। और इसके जो मेंबर्स कंट्री थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, क्रोएशिया, इटली, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो जून 1914 को बोस्निया में ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर्स के जो प्रिंस थे उनकी असैसिनेशन हो जाती है। और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं गैविरोलो प्रिंसेप का हाथ है, जो कि एक ब्लैक हैंड ग्रुप का मेंबर है। और ब्लैक हैंड ग्रुप जो थी वो एक सर्बिया बेस्ड ग्रुप्स थी। सो ऑस्ट्रो हंगेरियंस ने असैसिनेशंस के पीछे सर्बिया का हाथ बताया। और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी से कहा कि मुझे इसके पीछे सर्बिया का हाथ लगता है और हम जो हैं वो सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं। और इस चीज़ को लेकर जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की पूरी सपोर्ट की। ऑस्ट्रो हंगेरियन जो थे वो चाहते थे बिफोर द वॉर कि हम एक ह्यूमिलिएटिंग एग्रीमेंट साइन करें सर्बिया के साथ, लेकिन सर्बिया ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑस्ट्रो हंगेरियन ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया और यहाँ से स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत। नाउ हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, किसको ब्लेम किया जाए? बहुत सारे हिस्टोरियन तो ऑस्ट्रिया को ब्लेम करते हैं फॉर मेन अग्रेशन अगेंस्ट द सर्बिया। बहुत सारे हिस्टोरियन जो है रशिया को भी ब्लेम करते हैं, बिकॉज रशिया जो थी वो उस टाइम पे ऐसी पहली कंट्री थी जिसने फुल स्केल पे एक ट्रूप मोबिलाइजेशन स्टार्ट किया था। इवन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन जो है वो जर्मनी को भी ब्लेम करते हैं फॉर इनकरेजिंग द ऑस्ट्रिया टू इन्वेड ओवर द सर्बिया। और इस समय ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत ओपनली सपोर्ट किया था फ्रांस को। अगर ग्रेट ब्रिटेन जो है फ्रांस को इस वॉर के पहले अगर सपोर्ट कर दिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती कि जर्मनी ट्रूप मोबिलाइजेशंस करके सर्बिया की तरफ जाए और ये वॉर फुल स्केल वॉर होती ही नहीं। ये वॉर रिस्ट्रिक्टेड हो जाती टुवर्ड द ईस्टर्न यूरोप ओनली। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द रीजंस फॉर द एस्केलेशन ऑफ द वॉर। सबसे पहला रीजंस एस्केलेशन ऑफ द वॉर था अलायंस सिस्टम, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था फॉर द एस्केलेशन ऑफ द वॉर वाज द नावल रेस बिटवीन जर्मनी एंड द ग्रेट ब्रिटेन। जर्मनी ये कहीं ना कहीं मानता था कि एक सक्सेसफुल एम्पायर बिल्ड करने के लिए सी पावर बहुत ज़रूरी है, सी पे अपना कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम पे जर्मनी की एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक एडवांस बैटलशिप हुआ कर देती है ड्रेडनॉट्स। सो 1914 में बोथ नेशंस दे कम एट द इक्वल फुटिंग एंड वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर सुप्रीमेसी। एक थ्योरी में तो ऐसा भी कहा जाता है कि एस्केलेशन ऑफ वॉर का सबसे बड़ा रीजंस था कि वर्ल्ड वॉर वन फॉल्ट फॉर द वर्ल्ड्स टू द डिज़ायर फॉर द इकोनॉमिक मास्टरी। और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इस थ्योरी को कम्प्लीटली फेवर भी करते हैं, बिकॉज ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट माइंडसेट कंट्रीज दे आर टू मच रेस्पॉन्सिबल फॉर द एस्केलेशन ऑफ द वॉर इन विच द ग्रेट ब्रिटेन एंड द जर्मनी वॉज इन फोरफ्रंट। बट दिस एंटायर प्लान वॉज द बिगिनिंग ऑफ डिजास्टर। चौथा सबसे बड़ा रीजंस था द मिसकैलकुलेशन दैट ऑस्ट्रिया ने अज्यूम कर लिया था कि रशिया जो है इस वॉर में कभी आएगा ही नहीं, रशिया कभी सर्बिया को सपोर्ट ही नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जर्मनी ने ये मान लिया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रूप मोबिलाइजेशन टुवर्ड द ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द सर्बिया ये एक वॉर में तो कन्वर्ट नहीं होगा।
नाउ कंक्लूजन ये है कि देखिए कोई भी वॉर होता है वो सिंपल एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उसका, डैट वाज टू एक्सटेंड द टेरिटरी और कंट्रोल मोर एंड मोर टेरिटरीज. बट दिस वर्ल्ड वॉर वन विटनेस द डिजास्टरस लीडरशिप फेलियर. अगर हम किसी एक को ब्लेम करते हैं, सपोज इफ वी आर ब्लेमिंग द जर्मनी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रेसिव बिहेवियर, देन रशिया बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर और आर्म्स बिल्डअप. सो इट बिकम्स वेरी अनफेयर कि हम किसी एक कंट्री को ब्लेम करें. सो इट वॉज ऑल अबाउट टू ब्रिंग अ लार्ज स्केल डिवास्टेशन टू द वर्ल्ड. हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टालिन ने पूरे नाजिज्म्स को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ख़त्म कर दिया था. थैंक यू.